नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित उपाध्याय आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं एसएसटी का सेकंड पार्ट चैप्टर फर्स्ट का। हमने वहां पर फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ कारणों के भी चर्चा किया था। वहां पे कुछ कारण बच गए थे जिसपे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो समय को जाया न करते हुए चलिए आइए चलते हैं, हम कारणों को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति में मैंने वहां पे आपको सामाजिक, धार्मिक और कुछ चीजों को आपको दिखाया था कि वहां पे कारणों की चर्चा किया कि क्रांति के कारण क्या थे, क्या स्टार्ट होने क्या, जनता के मध्य असंतोष कैसे उत्पन्न हो रहे थे। इन सभी चीजों पे हमने वहां पे चर्चा किया था। यहाँ पे दो पॉइंट और यहाँ पे जुड़ता है। एक हमारा होगा एक भौतिक कारण होगा और एक क्या होगा, इसमें प्रमुख दार्शनिक की चर्चा हम करेंगे कि प्रमुख दार्शनिक जैसे हमारे कुछ व्यक्ति थे, लेखक थे, उनके क्या इसमें इस क्रांति पर प्रभाव पड़े थे, हम उसके बारे में चर्चा यहाँ करेंगे। तो पहला हम भौतिक कारण देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति में इनका योगदान नगण्य था। तो भौतिक कारणों में बात करेंगे तो भौतिक में लेखक के जो कारण थे उसमें हम बात करेंगे कि कई लोगों का कहना था या कई लेखकों का भी कहना था, उसमें आप अपनी पुस्तकों में देखेंगे कि उनका मानना था कि हम सामाजिक, धार्मिक और जो आपका आर्थिक तौर पर जो व्याप्त बुराइयां थी हम उस पर क्या करते थे, लोगों को जानकारी पहुंचा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो इसमें निष्कर्ष निकाला गया उसमें ये बताया गया कि फ्रांस की क्रांति में इनका योगदान नगण्य था। तो पहला पॉइंट हम जो बात करेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में भौतिक कारणों में हम चर्चा करेंगे कि इनका योगदान नगण्य था। संविधान निर्माण में इनके दर्शनों को शामिल किया गया। हाँ, एक बात ये थी कि जब संविधान निर्माण होने लगा किसका, फ्रांस का, तो वहां पर क्या हुआ, फ्रांस में जब संविधान निर्माण होने लगा तो वहां पे इनके दर्शनों के जो इनके कुछ विचार थे उसके विचारों को क्या किया गया, यहाँ पे शामिल किया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वगैरह को लेकर यहाँ पे शामिल किया गया। तो ये सकारात्मक कार्य था। ये नकारात्मक हो सकता है हमारा, लेकिन कुछ का मानना था, क्या मानना था आप यहाँ लिख सकते हैं आप कि किंतु का कुछ मानना था कि लेखकों ने क्रांति में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में व्याप्त बुराइयों से लोगों को अवगत कराया। तो ये तो उनकी अपनी मेजॉरिटी की बात थी। वो अपना क्या समझ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक लोगों में व्याप्त बुराइयों को अवगत करा रहे हैं। लेकिन सच मानिए ऐसा कुछ नहीं था। निष्कर्ष ये निकलता है, इतिहासकारों ने यही बताते हैं हमें कि उनका योगदान कुछ नहीं था। वो अपने अलग अलग एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। चलिए कुछ यहाँ पे चर्चा करते हैं कि प्रमुख दार्शनिक कौन कौन थे। तो यहाँ पे हमने दो लिया है, आपकी पुस्तकों में और दो भी दिया गया, लेकिन आपको यहाँ दो लोगों को लिखना जो क्या था, अहम योगदान निभाते हैं। उसमें पहला नाम आता है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू साहब का क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कुलीन परिवार में इनका जन्म होता है। इंग्लैंड में कुछ समय ये सब क्या करते हैं, व्यतीत किए रहते हैं। तो इंग्लैंड में जब ये समय व्यतीत करते हैं तो इंग्लैंड की जो वहां सत्ता रहती है उस सत्ता से प्रभावित होते हैं। तो साहब यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में कहते हैं कि राजा के दैवीय शक्तियों का इन्होंने खंडन किया। राजा के दैवीय शक्तियों का खंडन करने का मतलब है कि राजा के पास पूरा एकाधिकार हो, ये गलत बात थी। कुछ इच्छाएं जनता के भी होनी चाहिए कि उनके हिसाब से शासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, ये राजा की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो उनके दैवीय शक्तियों पर क्या किया, इन्होंने खंडन किया था अपने द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक में। इनका जो सिद्धांत था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, यहाँ पृथक्करण करेंगे, ठीक है। पृथक्करण का जो सिद्धांत था उनमें क्या कहा कि उनमें भैया इन्होंने कहा कि हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों का जो प्रशासन होना चाहिए वो भिन्न भिन्न हाथों में होना चाहिए। मतलब यहां हम बात कर सकते हैं भिन्न भिन्न हाथों में, राजा के हाथों में नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या था, फ्रांस में यही समाज चल रही थी, जो केंद्रात्मक सत्ता थी उसमें राज्य में क्या था, न्यायपालिका भी राजा के हाथ में, कार्यपालिका भी राजा के हाथ में, व्यवस्थापिका भी राजा के हाथ में थी। उनकी इच्छा पर निर्भर करती थी, जनता से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में बताया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों को अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न हाथों में होगी, तभी प्रशासन क्या होगा, सुदृढ़ होगा और सकारात्मक पक्ष में आगे बढ़ेगा और समाज विकसित होगा और जनता की इच्छाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था इनका जो एक मोटिव था। इन्होंने क्या किया था, मोटिव इन्हें कहा था कि वैधानिक शासन होना चाहिए, शासन वैधानिक रूप से होना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया था। ये इसके समर्थक थे। तो इनका ये की पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू साहब वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्या थे, समर्थक थे। ये चाहते थे कि आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी, व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले, वो भी अपनी कुछ इच्छा जाहिर कर सके। इसके बाद हमारे दूसरे आते हैं रूसो। रूसो को क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी बात कही थी जो आप इसमें पॉइंट में आप देखेंगे। इनका परिवार जब साधारण परिवार में होता है, थोड़ा घुमक्कड़ टाइप के व्यक्ति रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं। पुरातन व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया। अब यहाँ पुरातन व्यवस्था मतलब जो रूढ़िवादी कुछ विचारधारा क्या है, पुरातन व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। वो प्रशासन में अचानक तत्कालीन परिवर्तनों के क्या थे, विरोध थे।
विरोधी थे। वो चाहते थे कि जो परिवर्तन हो धीरे धीरे हो, और समाज उस समय औद्योगिक क्रांति के दौर में चल रहा था और तेजी से लोग विकसित हो रहे थे, कई चीजें परिवर्तित हो रही थी, लेकिन फ्रांस में ये चीजें क्या विरोध हो रही थी। तो इन्होंने पुरातन व्यवस्था पर प्रहार किया। प्रहार करने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान में जरूरत की चीजों को देखते हुए परिवर्तन करना जरूरी है, जिसमें आपका शासन प्रशासन भी आपका था। इन्होंने जनता को सर्वोपरि माना। जनता को सर्वोपरि रखने का यहाँ मतलब है कि इन्होंने केंद्रात्मक सत्ता। फ्रांस की इस क्रांति ने फ्रांस में बहुत बदलाव किया। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस क्रांति के प्रभाव क्रांति के पश्चात क्या पड़े। तो परिणामों में हम चर्चा कर लेते हैं कि परिणामों में क्या मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये परिणाम जो हमारा था, इसमें परिणाम में ये देखने की चीजें मिलती है कि व्यक्ति को समानता बंधुता। व्यक्ति को समानता बंधुता की बात करने का मतलब यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। व्यक्ति को समानता बंधुता का नारा प्रदान किया। तो व्यक्ति को यहाँ दो शब्द आते हैं, समानता और बंधुता। तो समानता का मतलब है कि जो हमारे यहाँ वर्ग बटे थे, आप जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, अगली वाली वीडियो में देखे थे कि स्टेटों में बांटा गया था जनता को, वो यहाँ समाप्त होता है और लोगों में क्या थी, समानता थी और बंधुता, भाईचारा बढ़ता है और एकीकरण, एक देश वाली भावना, एक संगठन की भावना यहाँ पैदा होती है। इस परिणाम का ये सबसे सुखद परिणाम होता है। तो यहाँ आपको अच्छी चीजें पॉजिटिव यहाँ सकारात्मक देखने को मिलेंगी कि पहला आपको सकारात्मक लिख सकते हैं कि फ्रांस में समानता और बंधुता का प्रभाव पड़ता है या का नारा प्रदान किया जाता है। अन्य देशों में प्रजातंत्र की गति को आगे बढ़ाया गया, या यहाँ कह सकते हैं कि अन्य देशों में प्रजातंत्र के जो विकास की गति थी, उसको वृद्धि मिलती है। किसके? इस क्रांति के परिणाम से। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे कि इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण, तो इनको कहां से मिलता है? जनता में, यूरोप के कई देशों में जनता को कहां से प्रभाव मिलता है? इसी में मिलता है कि फ्रांस क्या करता है, फ्रांस की जनता ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाया, तो हम क्यों नहीं उठा सकते हैं? इस वजह से यहाँ पर भी कई देशों में क्या होता है, प्रजातंत्र की भावना जागृत होती है और उस गति को आगे भी क्या मिलता है, एक बढ़ावा मिलता है, शक्ति मिलती है कि हम भी कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे होती है और इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। तो दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। तीसरे में बात करें, फ्रांस के क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में गति प्रगति देखने को मिलती है। ये क्षेत्र क्या है आपका? शिक्षा है, सैन्य है, साहित्य है, कला है, कृषि है। इन क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलती है, देश विकास की ओर बढ़ता है। तो ये प्रभाव कब देखने को मिलता है? जब ये आपके परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ ये क्या, जनता का जो सराहनीय कार्य था, सच मानिए सराहनीय कार्य था, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो इन क्षेत्रों में आपको क्या होता है, फ्रांस में परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रगति देखने को मिलती है। इस परिणाम में ये भी कह सकते हैं पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लाइट चलेगी लेकिन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस क्रांति के परिणाम ये होता है कि जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है उसको हम धीरे धीरे करके समाप्त कर देते हैं। तो ये जनता एक परिवर्तन लाती है। इसके साथ राष्ट्रीय भावना का भी विकास किया जाता है। तो यहाँ पे आपने जब पहला पॉइंट देखा था कि समानता बंधुता का जो यहाँ पे क्या होता है, जो भावनाएं हमारे अंदर जागती हैं कि एक समान अधिकार होना चाहिए, समान आचरण व्यवहार होना चाहिए सबके साथ, और जो बंधुता, वो जो भाईचारा था, इस व्यवहार के आधार पर क्या होता है, राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता है। सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ सामंतवादी जो बिचौलिया वर्ग था, जो क्या था, अधिक लाभ लेने के प्रयास में रहता था और मजदूरों का शोषण करता था, वो क्या करता था, उस सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और राजा की दैवी शक्ति को भी समाप्त कर दिया जाता है और यहीं से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है। इन सभी परिणामों से फ्रांस का क्या होता है, फ्रांस का विकास होता है। कई क्षेत्रों में वो क्या करता है, उन्नत तरीके से आगे बढ़ता है। औद्योगिक क्रांति का भी विकास होता है। उद्योग भी आप यहाँ देख सकते हैं, एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। यहाँ उद्योग के क्षेत्र में भी क्या होता है, विकास होता है और कायाकल्प बदलने लगती है किसकी, आपके फ्रांस की। तो ये चीजें यहाँ पे आप क्रांति परिणाम देखे हमने, कारण देखे थे, क्रांति के कारण क्यों स्टार्ट हुए थे, क्या कारण थे कि जो जनता में संतोष उत्पन्न हुआ राजा के प्रति, और क्रांति का परिणाम क्या होता है। इस सब चीजों को देखने के बाद ये आप अपने उत्तरों में इन सब पॉइंटों को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में अभी कुछ चीजें और बचती हैं। जैसे आपका क्या बचता है कि जर्मनी का एकीकरण क्या होता है, क्योंकि इस क्रांति के बाद अब पूरे यूरोप में जनता के अंदर अपने अधिकारों के लड़ने के लिए भावनाएं जागती हैं। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है, इटली का एकीकरण कैसे होता है, इन सब पॉइंटों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी का युग कैसे होता है। तो चलिए हम आगे। फ्रांस की क्रांति के पश्चात फिर उसके बाद एक दौर चलता है नेपोलियन बाबा का। नेपोलियन बाबा आते हैं और फ्रांस में एक क्या करते हैं, खलबली मचा देते हैं। फ्रांस में ही नहीं, वो फ्रांस की सत्ता को जैसे संभालते हैं
वैसे ही आधुनिकता का दौर चलता है और आधुनिकता में इतनी चीजें परिवर्तन वो करते हैं जिससे कि अगर यूरोप के जो राष्ट्र जो बात करेंगे जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उनको ये डर लगने लगता है कि कहीं नेपोलियन बाबा उन पर अधिकार न कर लें। शक्तिशाली राष्ट्रों में यूरोप में बात करेंगे तो आपका ग्रेट ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया वगैरह था, इन सब की चिंता का कारण बना नेपोलियन बाबा की लगातार प्रयासों से और यूरोप में अपने दबदबे को बढ़ाने के कारण कई राष्ट्र उनके विरुद्ध हो गए। और वही दौर चलता है कि उसके बाद एक 1815 में वियना संधि होती है जिसमें कई राष्ट्र मिलकर 3-4 प्रमुख राष्ट्र होंगे उस राष्ट्रों में, वो नेपोलियन को हराते हैं और फ्रांस में एक बार फिर से क्रांतिकारी का माहौल पैदा करते हैं। वो सब कारण क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उस दौर के बाद, क्रांति के बाद। तो यहाँ पे है क्रांतियों का युग, जो हमारी अगली हेडिंग होगी क्रांतियों का युग। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीजें होनी है। तो ये बात करेंगे 1830 में प्रथम जो जन विद्रोह स्टार्ट होता है। ये कारण है कि नेपोलियन बाबा के समय के बाद जब उनका पतन हो जाता है उसके बाद का ये कारण होता है। तो वहां प्रथम जन विद्रोह शुरू होता है। ये विद्रोह किसके खिलाफ होता है? रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ होता है। जो यहाँ पे बात करेंगे वियना संधि में जो पुरातन वाली व्यवस्था के जो अनुयायी थे, जो मानते थे, उनका एक कहना था कि वो क्या करते थे, वो आधुनिकता के परिवर्तन को नहीं प्राप्त करना चाहते। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो ये 1830 में प्रथम जन विद्रोह स्टार्ट होता है, रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ होता है। रूढ़िवादी व्यवस्था पुराने फ्रांस को चाहते थे। ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ बात करेंगे तो रूढ़िवादी की जो व्यवस्था होती है, यहाँ मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ 2-3 पॉइंट। ठीक है, रूढ़िवादी व्यवस्था के जो वो थे वो क्या करते हैं, वो जो हमारा जो राजा वंश था, ठीक है, राजवंश को पुनः स्थापित करते हैं। इस संधि के बाद 1815 की संधि में बात करूंगा, इस संधि के बाद वो राजवंश को पुनः स्थापित करते हैं, राजवंश को पुनः स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, फ्रांस की सीमा पर रोक लगाते हैं, फ्रांस की सीमा को संकुचित करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पे आप जोड़ देख सकते हैं कि नेपोलियन द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए थे सब वो खारिज कर दिया जाता है। नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को दिख नहीं रहा, वो तो ऊपर मैं यहां देता हूं। ठीक है, किए गए परिवर्तनों को समाप्त या खारिज कर दिया जाता है। ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कि उनके परिवर्तनों को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था थी, इसी के खिलाफ एक पुनः आंदोलन स्टार्ट होता है और वहां की फ्रांस की जनता फिर से जन विद्रोह थी। लेकिन ये जो हमने 1789 वाली क्रांति हमने देखी थी वहां पे, उससे ये बिल्कुल अलग रहती है। ये जन विद्रोह, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी हिंसा भी देखने को मिल सकती है, आप देखेंगे इसमें। तो वो विद्रोह जो था वो सिर्फ क्या था, अपने अधिकारों के लिए क्या चलाई गई एक अभियान था, उसमें हिंसा वगैरह ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, उसमें शांति से बातचीत चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको हिंसा देखने को मिलेगा। तो प्रथम स्टेप में चलते हैं, तो ये 1830 और 48 वाला दौर चलेगा, तो यहाँ 1830 में ही चलेगा। विद्रोह का कारण क्या बना, वियना संधि हुई जो 1815 में इंग्लैंड, प्रसा और आपका ऑस्ट्रिया जहां पे देश था, इसमें प्रसा भी शामिल था। इन्होंने नेपोलियन को हराकर इसके बाद यहाँ पे एक क्या होता है, वियना में एक सम्मेलन होता है, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, एक संधि होती है। संधि किसके खिलाफ होती है, फ्रांस की होती है। उसमें फ्रांस क्या आता है, एक समय दौर आता है, नेपोलियन साहब क्या करते हैं, बड़ा धुआंधार लड़ाई झगड़ा करते हैं और क्या करते हैं, फ्रांस की सीमा को प्रसारित करते हैं और सभी यूरोप के देशों में जो अन्य हैं, ब्रिटेन वगैरह हैं, उनमें क्या करते हैं, खौफ का माहौल पैदा करते हैं। और यही कारण है सभी राष्ट्र एक हो जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, नेपोलियन को हरा के कि ये वियना संधि करते हैं। वियना संधि में ये सिस्टम मैंने बताया आपको कि वहां पे क्या किया जाता है, रोक लगाया जाता है। तो इससे जनता में फिर से विद्रोह मचा। विद्रोह ने समस्त यूरोप में खलबली मचा दी। अब जो ये जन आंदोलन कहां शुरू हुआ, फ्रांस से शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने कई देशों में, पूरे यूरोप में खलबली मचा देती है। खलबली की बात करेंगे, ब्रुसेल्स वाला विद्रोह जो होता है, तो ब्रुसेल्स में जो विद्रोह छिड़ता है उससे क्या होता है, ये नीदरलैंड से अलग हो जाता है। इस विद्रोह के पश्चात ये परिणाम होता है कि नीदरलैंड से ब्रुसेल्स आपका अलग हो जाता है। वहीं पर दूसरा यूनान विद्रोह चलता है, जिसमें शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार होता है। यूनान में भी विद्रोह चला, ब्रुसेल्स क्या होता है, ब्रुसेल्स में जो विद्रोह चलता है उसके कारण वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। ठीक है, नीदरलैंड से अलग होने के बाद लेकिन यूनान में जो चलता है, वहां पे जो शिक्षित वर्ग था
मध्यम वर्ग जो था, मध्य वर्ग में राष्ट्र भावना की का संचार होता है, वो भी जन विद्रोह में अच्छे खासे चलती है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, ये दौर था भुखमरी का भी दौर था। इस समय जनसंख्या की बात करेंगे तो यूरोप में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। रोजगार नहीं थे लोगों के पास, रोजगार की अपेक्षा वहां जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, और लोगों के पास रोजगार न होने के कारण यह दौर बेरोजगारी का था और भुखमरी का था। तो यहाँ संकट, यहाँ जनता संकटों से भी गुजर रही है, भुखमरी से गुजर रही है। खाने को क्या है, भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, इन सब व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये दौर बेहद संक्रमणशील का दौर चल रहा था। यहाँ पे ये चीजों को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये दौर क्रांतियों का युग चल रहा है। इसके बाद एक स्टेप पर विराम आता है यहाँ पे, ठीक है, ये सब सिस्टम यहाँ चलता रहता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज यहाँ शुरू होता है 1848 में, फिर से विद्रोह प्रारंभ होता है। यहाँ पे इस विद्रोह में किसान, मजदूर और शिक्षित वर्ग दोनों शामिल होते हैं। इस विद्रोह में देखिए यहाँ भावना का संचार हुआ है, लेकिन अभी शामिल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे क्या शिक्षित वर्ग भी शामिल आएंगे और इस क्रांति को, इस विद्रोह को नया आयाम देते हैं। परिणाम क्या होता है, राजा को गद्दी त्यागनी पड़ जाती है। भाई साहब 1800 मैंने बताया कि यहाँ पे राजवंश को पुनः स्थापित किया गया था। बुजुर्गा वर्ग जो वंश था आपका, उसको क्या किया जाता है, उसको लाया जाता है। वहां पे बुजुर्गा नहीं बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, वहां पे वो राजवंश को स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, 1848 में वही प्रक्रिया होती है, क्या होता है, राजगद्दी उनको हटानी पड़ती है। इतना प्रेशर होने लगता है, इतना प्रेशर होने लगता है, जैसे भारतीय क्रांति में देखेंगे अंग्रेज एक समय के बाद उठ के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं कि भैया अब यहाँ रहना बिल्कुल कठिन है। तो उसी यहाँ पे भी राजा को लगता है कि अब हमारा सत्ता चलना बेहद क्या है, मुश्किल है, तो भी सत्ता अपना छोड़ देते हैं। छोड़ने की बात करेंगे यहाँ पे, तो 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में 831 सदस्यों की एक आम सभा का गठन होता है। फ्रैंकफर्ट एक सभा का गठन होता है। फ्रैंकफर्ट जगह पे 831 लोग, निर्वाचित लोग इकट्ठा होते हैं और इस क्या होता है, सभा कायम होता है। संसद भी उसको बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट संसद नाम दे दिया गया। वहां लोग इकट्ठा होते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें बहुत सारी बहस चीजें चलती रहती है कि क्या किसके अधिकार होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब सिस्टम चलता रहता है। इसमें यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट है कि महिलाओं को प्रेक्षकों के तौर पर शामिल होने पर स्वीकृति देगी। यहाँ देखिए, यहाँ अभी महिला को समान अधिकार यूरोप में नहीं था, जो आज क्या देखते हैं कि यूरोप में पश्चिमी सभ्यता में महिलाएं ये करती हैं, वो करती हैं। उस समय भी ये क्या था, कुरीतियों से घिरा हुआ था समाज में ये कुरीतियां थी कि यहाँ पे महिलाओं को सिर्फ क्या था, बच्चे पैदा करने के लिए और देखभाल करने के लिए ही समझा जाता था। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कमजोर समझा जाता था। समानता का अधिकार महिलाओं के लिए नहीं था। लेकिन इस सभा में महिलाओं के थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया गया, छोड़ दी गई, उन्हें प्रेक्षकों के तौर पर शामिल होने की स्वीकृति दी गई। आप आइए, आम सभा में इकट्ठा होइए, बोलिए नहीं, बस देखिए, चुपचाप खड़े होकर प्रेक्षण करिए, बस शांति में सभा में रहिए आप, बस इतना ही छोड़ दी गई। फिर भी थोड़ा सा प्रयास शुरू हुआ था, ठीक है। परिणाम क्या होता है, इस क्रांति के पश्चात परिणाम क्या होता है, 1848 में उदारवादी समूह ने आंदोलन को दबा दिया। ये जो उदारवादी आपका था, उसने क्या किया, आंदोलन को दबा देता है, लेकिन पुरातन व्यवस्था बहाल नहीं कर पाता। विद्रोह तो दबा देते हैं, 1848 वाला जो दौर होता है, इसमें विद्रोह तो दबा दिया जाता है, लेकिन जो आपकी सत्ता होती है, किसकी सत्ता, पुरातन व्यवस्था, राज्य उनको जो पुनः स्थापित करने वाली व्यवस्था थी, उसको बहाल नहीं कर पाते। जनता फुल आक्रोश में थी भैया कि अब राजगद्दी हटाओ, सीधा स्वतंत्रता आंदोलन लागू नहीं करवाना है, ठीक है, सीधे स्वतंत्रता यहाँ पे लागू करवाइए, जनता की इच्छा शासन करना है, ठीक है। तो ये आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं के बाद यूरोप में घमासान युद्ध मच गया है। सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और सभी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन्हीं के पश्चातों में अब हम चलेंगे, थोड़ा टॉपिक देखेंगे कि जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे होता है, वहां पे क्या होता है। उसके बाद फिर ब्रिटेन के में साम्राज्य राष्ट्रवाद की भावना कैसे चलती है, वहां पे भी देखते हैं। तो इन सब चीजों को हम आगे करने वाले हैं। बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण के साथ यहाँ सब जो है, बिस्मार्क तो मतलब एक हीरो आने वाला है अपना एकदम भौकाल में, ठीक है, एक हीरो आने वाला है अपना बिस्मार्क। यहाँ बिस्मार्क चर्चा करेंगे, जिसने अपने प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण किया। बंदा था फंसा का, लेकिन उसने सोचा किसके बारे में, जर्मनी के बारे में। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी। जर्मनी का एकीकरण की बात करेंगे तो जर्मनी देखिए, पहले अगर बात करेंगे 1830 के पहले की जर्मनी एक भौगोलिक नाम था बस जर्मनी, और बाकी कुछ राष्ट्र वगैरह था नहीं। जर्मनी के 38 टुकड़े किए गए थे, मतलब यहाँ पे 38 राज्य बनाए गए थे, ठीक है। जर्मनी को 38 राज्यों में बांट दिया गया था, सत्ता प्रशासन सबका अलग अलग चल रहा था। लेकिन 1830 में विद्रोह होने लगा। इन चीजों को देखिए, जब प्रक्रियावादी लोगों ने क्या किया, 1815 की देखिए, हर सब की जड़ की फसाद वियना संधि थी। वो कुछ राष्ट्र नहीं चाहते थे कि कुछ शक्तियां उभर कर यूरोप में आए और उनका पत्ता काटे। वो अपना भौकाल चाहते थे। भौकाल बनाने के लिए उन्होंने 1815 में वियना संधि करके बहुत सारे प्रावधान लागू कर दिए थे, ठीक है, जिसमें बेचारा कौन घुट रहा था, जर्मनी भी घुट रहा था, ठीक है। 1830 में विद्रोह होता है जर्मनी के अंतर्गत,
और इसमें कई जो 38 राज्य थे, कुछ राज्यों ने क्या किया, संविधान लागू करने पे वो मजबूर हुए कि चलिए ठीक है भाई, हम संविधान लागू कर देंगे। इस संविधान लागू करने की बात कही जाती है, लेकिन 1892 के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे, जो अध्यक्ष आपका सम्मेलन हुआ था उसमें मेटरनिख साहब थे। मेटरनिख साहब को ये अस्वीकार हुआ कि भैया संधि उन्धि लागू जो हुआ था प्रावधान वही लागू होगा, कोई संविधान लागू नहीं होगा। उन्होंने कागज को फाड़ा और किसमें, डस्टबिन में डाल दिया और कहा भैया यही होगा। ये देखकर आक्रोश और बढ़ जाएगा। संविधान लागू करने के बाद में अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आपके भावनाओं को ठेस पहुंचती है और क्या करते हैं, आपके बड़ा चोट लगती है, अंदर में गंभीर वाली चोट लगती है और उससे क्या होता है, ये बात होगा। फिर उसके बाद विद्रोह आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद कई सारी चीजें यहाँ मैटर होने लगती हैं। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में फिर 568 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। मामला जहां गंभीर हुआ वहां बैठक होगी, ठीक है, हमारे भारतीय वगैरह नहीं है, कुर्सी की मार वगैरह होती रहती है, ठीक है, यहाँ बातचीत होती है, ऐसी बात नहीं होती थी बातचीत, तो यहाँ बातचीत देखने को मिलती है। 568 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं 1848 में, वहां ये सब बातचीत चलती रहती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पर ये बात होती है कि जर्मनी की जनता कहती है कि भैया ठीक है, हमारा एकीकरण कर दो, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम प्रसा के जो राजा हैं उनको अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं कि भैया जो प्रसा का हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके राजा हमको राजा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी नीति उनको अच्छी लगती थी जर्मनी वालों को, ठीक है। इसमें बहुत सारे आयाम थे, कहीं कहीं भाषा अलग बोली जाती थी, ये था वो था, तो सिस्टम एक नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें जो था भैया चतुर साहब का जो सम्राट था, ये देखिए इसको स्वीकार नहीं था कि जनता के द्वारा मैं मुकुट लेकर पहनूं। इसका भी अपना भोगाल था, कुछ था, जो भी था, है ना, मत मारी गई थी, ठीक है। इसने भी क्या कर दिया, ये मना कर देता है कि भैया हमको नहीं पहनना मुकुट। तो क्या होता है, यहाँ विवाद बढ़ता है बेटा, इसी का फायदा उठाते हैं यहाँ पे। तो ऑस्ट्रिया की सेना जो सबसे बड़ी दुश्मन खड़ी है इसके रोड़े में, हाथ से इसके सामने, ऑस्ट्रिया इसी का फायदा उठा के आक्रमण कर देती है। अब एक तरफ ये ऑस्ट्रेलिया से लड़ते रहते हैं, दूसरी तरफ क्या था, प्रसा ने भी चोट पहुंचा दिया। अब प्रसा को राजा बना रहे थे उनके साहब को, और प्रसा ने भी सेना ही भेज दिया कि ठोको बजाओ, ठीक है। तो प्रसा के राज सेना क्या करती है, आक्रमण करती है, दोनों तरीके से यहाँ घिर जाती है और विद्रोह थोड़ा कमजोर होते हुए दिखता है। लेकिन एक दौर आता है जब भैया फ्रेडरिक चतुर्थ जो थे आपके, वो थोड़ा सा अस्वस्थ होते हैं और अपने भाई विलियम प्रथम को सम्राट बनाते हैं 1861 में। विलियम थोड़ा सा अलग था अपने भाई से, वो अलग तरीके से सोचता था बेटा, और वो जर्मनी के एकीकरण के बारे में थोड़ा सोचता था। इस वजह से उसने क्या किया, और सोचते सोचते उसने उसकी शक्तियां दी अपनी, क्या थी अपनी, कुछ ख्याल अलग थे। वो सम्राट बनता है 1861 में, और हमारे सुपर हीरो है ना ऑटो वन बिस्मार्क साहब को चांसलर नियुक्त करता है 1862 में। तो जैसे ही बनता है तो वो संसद में अपने प्रभाव को कम देखते हुए, वो चीजों को संसद को भंग करते हुए सब देखता है, तो वहां उसको चलती नहीं है। तो एक व्यक्ति लाता है, भाई सुपर हीरो एंट्री हो रही है, ठीक है, यहाँ सुपर हीरो को लाता है बिस्मार्क 1862 में, इनको चांसलर बनाता है। अब बात करते हैं, जब चांसलर साहब आएंगे तो चांसलर साहब की क्या रणनीतियां रहेंगी उसको यहाँ मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो बिस्मार्क 1862 में चांसलर बन गए। बनने के बाद बेटा ये जर्मनी के एकीकरण में विश्वास रखता था, और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ सैन्य संगठन में भी थोड़ा सा विश्वास रखता था। प्रसा के जो सैन्य संगठन थी उसकी शक्तियों पर भी ये विश्वास रखता था। तो दोनों की विश्वास रखने की बात है कि दोनों में विश्वास रखता था। इसका मतलब अपनी सेना के ऊपर से बहुत अटूट विश्वास था कि हमारी सेना की शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि यूरोप में लड़ना आसान बात नहीं था, ऑस्ट्रिया वगैरह है सामने, ठीक है, ये गड़बड़ी मामला। और जर्मनी के एकीकरण में विश्वास रखता, वहां की जनता के प्रति उसकी सद्भावना वगैरह थी, ठीक है। लेकिन भैया अन्य राष्ट्र ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन तो नाक में डंडा चले गए, ठीक है, उसको भौगोलिक मेंटेन कर रहा है, दुनिया का बादशाह बन रहा था। तो ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन क्या करता, एकीकरण को नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो, वो नहीं चाहते थे यूरोप में कोई अन्य देश क्या हो उभर कर आए, जैसे फ्रांस ने थोड़ा सा मामला इधर उधर किया था। तो उस गलती से सीख लेते हुए नहीं चाहते थे कि कोई और यूरोप का राष्ट्र का एकीकरण हो, शक्तिशाली हो और हमारे लिए क्या हो और वो उत्पन्न करे। तो ये इनके विरोध। बिस्मार्क के भी सामने अगर इन सब चीजों की बात देखेंगे, बिस्मार्क के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया आप देखेंगे यहाँ जर्मनी के एकीकरण में वो आक्रमण भी कर देगा, मतलब रोड़ा पैदा कर रहा था। तो उसके सामने बिस्मार्क के समक्ष क्या थी, ऑस्ट्रिया थी। तो प्रतिक्रियावादी में आपको पता होगा बेटा रूस भी देश शामिल था, लेकिन बिस्मार्क क्या करता है, वो प्रसा की ओर से राजदूत बनकर जाता है वहां मीटिंग वगैरह में, और उनको थोड़ा सा इंटरेक्ट करता है, थोड़ा सा चुनौती जो भी देखिएगा अपनी योजना वगैरह देकर क्या करता है, रूसी सम्राट से मित्रता कर लेता है और ऑस्ट्रिया का पत्ता वहां काट देता है बेटा, और इस शक्ति को मजबूत कर लेता है और जर्मनी का एकीकरण कर देता है। तो मतलब अपनी कूटनीति से अपनी चुनौतियों को, जो अपने समस्त चुनौतियों था उनको हराने के पश्चात जर्मनी का एकीकरण करता है बिस्मार्क। ये इसीलिए क्या होता है, एक अच्छा व्यक्ति सुपर हीरो बनकर निकलता है और इतनी बड़ी चुनौतियों होने के बाद भी जर्मनी के एकीकरण करने में सफल हो जाता है। अब इसी की सफलता के पश्चात एक आपका इटली भी है नीचे पड़ोसी बेचारा, वो भी तिलमिला रहा है
कि उसका भी एकीकरण करवाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से सुपर हीरो हमारे आएंगे, वहां क्या चीजें होती हैं घटती हैं। आइए देखते हैं। फ्रांस में क्रांति करवाने के बाद, जर्मनी में भी एकीकरण करवाने के बाद हम पहुंचते हैं इटली। इटली में एकीकरण का क्या महोत्सव था, वहां पे कौन कौन से हमारे सुपर हीरो देखने को मिलते हैं, जैसे मेजनी साहब, गैरिबाल्डी साहब मिलकर क्या करते हैं, इटली का एकीकरण करते हैं। तो इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो इटली की भी कहानी जर्मनी के जैसे ही चल रही थी। इटली मात्र भौगोलिक नाम का क्षेत्र था, लेकिन वो कई राज्यों में बटा था। तो इटली भी अपने कई राज्यों में बटा था, मतलब इटली राष्ट्र था ही नहीं, इटली का नाम चल रहा था भौगोलिक, और बाकी था नहीं कुछ। फिर वहां पे कई क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म होता है इटली में भी। ये सब जर्मनी वगैरह में चलने के प्रोसेस के बाद यहाँ इटली में भी ये कहानी आगे बढ़ती है। और क्या होता है, कई संस्थाओं का जन्म होता है, वो संस्थाएं क्या करती हैं, जन आंदोलन छेड़ देती हैं, और उन्हीं के प्रयासों से हमें ये मिलती है कि 1870 में हमें क्या करता है, इटली का एकीकरण होता है और इटली राष्ट्र के रूप में 1870 में दुनिया के सामने आता है। इसकी कहानी किस चलती है हम आगे बात करते हैं। विद्रोह का जो कारण था वो कई कारणों से गुजरा था। एक तो आपकी संधि हम बता ही सकते हैं, फिर लेकिन उसमें नेपोलियन द्वारा इटली पर कब्जा करना था। फ्रांस में आपने देखा था कि जन आंदोलन चला था, अधिकारों की मांग की गई थी, उसके बाद यहाँ पे नेपोलियन ने कब्जा किया था। उसके पश्चात यहाँ की क्या होती है, जनता के अंदर वो प्रोत्साहन उत्पन्न होती है कि हम भी अपने के लिए क्या करें, अपने भी अधिकार के लिए कुछ लड़ाइयां लड़ें। और उसके बाद ऑस्ट्रिया का बात करें, नेपोलियन के पतन के पश्चात ऑस्ट्रिया का दबदबा हो जाता है। 1815 में वियना की संधि के बाद ऑस्ट्रिया का दबदबा होता है, ऑस्ट्रिया भौकाल मारता रहता है। तो इन सभी कारणों से उनके जनता के अंदर भी, इटली की जनता के अंदर असंतोष उत्पन्न होता है। वो भी लड़ने के लिए क्या होते हैं, प्रयासरत हो जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ बात करेंगे, अब आता है यहाँ पे आपका सुपर हीरो मेजनी। यहाँ एंट्री हम करते हैं मेजनी साहब की। ये राष्ट्रीय आंदोलन का नेता बनकर आता है। 1815 की बात करेंगे यहाँ पे कि जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है कहानी, तो वहीं के बाद क्या होता है, ये जब होता है इसकी एंट्री होती है और ये क्या करता है, इसके अंदर गणतंत्र की जो भावना होती है वो शायद किसी के अंदर स्पष्ट हो गई उस समय के लिए। ये इटली को राष्ट्र के रूप में देखता रहता है, हमेशा इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखता है और वो सोचता है कि इटली का एकीकरण कैसे किया जाए। इन सभी प्रयासों के पश्चात वो देखता है कि ना हमारे पास क्या है, ना हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ना कुछ हमारी पहचान है यूरोपीय देशों में, ना हम बाहर कोई किताब मंगवा सकते हैं, ना हमारी कुछ क्या बात करते हैं, हमारी कोई प्रशासन है कि जिसपे हम चर्चा वगैरह कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर वो भी कोई कई भावनाएं थी कि हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए जिसपे हमारे भी बहुत सारे प्रशासन वगैरह कानून वगैरह होने चाहिए। इन्हीं सब प्रयासों से मेजनी क्या करता है, 1831 में युवा इटली नामक एक संस्था का गठन करता है और उसी गठन के तौर पर ये देखिए पहले एक और संगठन में रहता है, लेकिन वहां इसकी सफलता नहीं मिलती, गिरफ्तार भी हो जाता है क्योंकि प्रतिक्रियावादी लोग उसमें हावी रहते हैं। तो इसको लगता है कि मैं अपना एक संगठन बनाऊंगा, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, दूसरों के तरीके से काम करने वाले नहीं है। तो युवा इटली संगठन का क्या करता है, ये संस्था का गठन करता है। ये इस संगठन के तहत युवा शक्ति में विश्वास करता है कि भैया अगर राष्ट्र को स्वतंत्र कराना हो तो युवा शक्ति को पकड़िए। आज भी हम लोग युवा शक्ति के पीछे भागते हैं कि जानते हैं कि युवा है तो हम हैं, हमारा देश है, भविष्य है। तो वही भी क्या था, मेजनी भी समझता था कि युवा शक्ति में विश्वास करना है और संस्था का मेन एक मोटिव था, अपना उद्देश्य था कि इटली को स्वतंत्र करवाना है। भैया कैसे करवाना है, पकड़ के लाना है, जैसे करवाना है। 2 वर्षों में मतलब इतना प्रभाव देखेंगे कि 2 वर्षों में संस्था का इतना तेजी से प्रभाव पड़ने लगा कि इसमें देखते देखते युवाओं के लगभग 60,000 जनसंख्या इसमें जुड़ने लगी और ये बड़ा स्तर होने लगा। इसी के जुड़ते हुए स्तरों को देखते हुए 1848 में मेजनी क्या करता है, इटली को स्वतंत्र कराने के प्रयास में करता है अपना, इटली के कई क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, लेकिन वो एक संदेश छोड़ देता है और वो कहता है पूरे विश्व के लिए एक मुक्ति का प्रतीक बन जाता है कि भैया हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। कई लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, ठीक है। तो ये कारण होता है। लेकिन उसके बाद एक हमारी सुपर हीरो की कहानी आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। इसी दौरान गैरिबाल्डी साहब का संस्था में प्रवेश होता है। अभी सुपर हीरो और आ गया है, मेजनी साहब जो चल रहे हैं इसमें सुपर हिट चल रहे हैं, फिल्म दे रहे हैं, ठीक है। गैरिबाल्डी साहब भी आता है, संगठन में आ जाता है और तब तक जब तक प्रभाव मेजनी का रहता है तब तक ये न्यूट्रल होकर काम करते रहते हैं। लेकिन इनके बाद जैसे इनका छवि आती है, बंदा बड़ा कमाल का होता है। ये कई तरीके से अपनी यात्राएं करवाता है, अमेरिका वगैरह जाता है, धन एकत्रित करता है, फिर एकत्रित करके सेना का गठन करता है। सेना के गठन करने के बाद ये क्या करता है, 1860 से इटली से कई क्षेत्रों में आक्रमण शुरू कर देता है। जहां पोप वगैरह रहते थे वहां पर भी जाता है, जहां पे फ्रांस उनकी सेना सुरक्षा करती थी उनको भी हराकर कई चरणों में 3-4 स्टेप में ये क्या करता है, कई जगहों पर नियंत्रण स्थापित करता है। और इसके कठिन प्रयासों से इसमें और बहुत सारी चीजें व्यक्ति इनके साथ देते हैं, ठीक है। ये कई प्रयासों के पश्चात 1870 में इटली का एकीकरण कर लेता है। तो मेजनी साहब, गैरिबाल्डी साहब और व्यक्तियों की बात करेंगे उसमें तो कई व्यक्तियों ने मिलकर 1870 में
इटली का एकीकरण करते हैं और इटली साम्राज्य का या इटली देश राष्ट्र का हम बात करें, साम्राज्य नहीं, इटली राष्ट्र की स्थापना करें। मित्रों हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।